तपती दोपहर थी। गलियों में किसी का नामो निशान भी नहीं था। मैं अपनी दुकान पर बैठा मामूल के मुताबिक हलीम बना रहा था। 7वीं मुहर्रम थी। मोहल्ले के चंद घरों से शियों के सोग मनाने की आवाज़ सुनाई दे रही। उसके अलावा दूसरे चंद घरों से नौहों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने काम में इस कदर मगन था कि मुझे एहसास ही न हुआ कि अचानक एक औरत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। एक औरत मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। उसका चेहरा लटका हुआ था और वो काफ़ी बीमार नजर आ रही। उसकी ये हालत देखकर मैं परेशान हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं घबरा गया क्योंकि वो यकदम ही न जाने कहाँ से मेरे इतने करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने डरते डरते उससे पूछा, बीबी तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे शदीद खौफ महसूस होने लगा। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही मखलूक है। चंद लम्हों तक वो यूं ही मेरी तरफ देखती रही। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहने लगी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं उससे पूछना चाहता था कि बीबी पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे हो, क्योंकि दुकान का दरवाज़ा मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था, जबकि जिस खिड़की से मैं लोगों को हलीम देता था वो खिड़की इतनी छोटी थी कि कोई भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मगर उसका उतरा हुआ चेहरा और उसकी ख़राब हालत देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हलीम के साथ थोड़ी सी रोटी देता हूँ। मैंने वो दोनों उसके हवाले कर दिए। चंद लम्हे वो उसको देखती रही। फिर वो मुझे कहने लगी, सिर्फ मैं ही नहीं भूखी बल्कि मेरे साथ और भी लड़कियां हैं जो बहुत भूखी हैं और उन्हें भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था जैसे ये कोई ठग औरत है जो मुझे अब जानबूझकर लूटने की कोशिश कर रही है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अलावा किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। अगर तुमने ये खाना खाना है तो खा लो, वरना तुम यहाँ से जा सकती। मेरी बात सुनकर चंद लम्हों तक वो मेरे चेहरे को देखती रही। वो बहुत ही गौर से मेरे चेहरे को देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत ही पुरस्कार थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम आज हमारी मदद करो, कल को अगर तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम किसकी बात कर रही हो? यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मैंने दोबारा से उसे अपनी तवज्जो हलीम की जानिब मबजूल कर दी। अचानक ही मुझे बहुत सी औरतों के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अभी मेरी दुकान पर बहुत सारी औरतें जमा हो गई थी और वो औरतें न जाने एकदम से कहाँ से आ गई थी। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं हैरत से कभी उस औरत की तरफ देखता जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने मदद की थी और कभी उन बाकी औरतों की तरफ देखता जो अचानक ही वहां नमूदार हो गई थी। अब वो तमाम औरतें एक ही जुबान में बात कर रही थी, हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं इस कदर खौफजदा हो गया कि मैंने हलीम की पूरी देख ही उनके सामने रखी। देखते ही देखते वो देगची खाली हो गई। वो औरत मेरे करीब आई और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी उस वक्त मदद की जब कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं था। ये कहकर वो सारी औरतें वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तब मैं अपने बिस्तर पर बैठा था। दिन का वाक़या मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। करीबी अम्मी परेशान बैठी थी। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया था तुम्हें? जब मैं तुम्हारी दुकान पर गई तो तुम बेहोश पड़े हुए थे। अम्मी ने एक मोटी रकम मेरे हवाले की। सारे पैसे देखकर मैं हैरान, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि मेरे लॉक में उस वक्त 1000 से ज़्यादा रकम मौजूद नहीं थी, जबकि ये 1000 के ना जाने कितने नोट थे। मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि अचानक ही मेरे कानों में सरगोशी हुई, खामोशी से वो रकम ले लो। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए बहुत कम है, मगर मेरे पास इस वक्त देने के लिए यही सब कुछ था। उसकी बात सुनकर यकदम मैं घबरा गया। खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। अब की बार अम्मी मुझे गुस्से से डांटने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है? पागल वागल तो नहीं हो गए? ये क्या बेवकूफ़ों की तरह बार बार इधर उधर देख रहे हो? अम्मी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली
اور انہیں دن کے واقعے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ سے الفاظ نہیں آتے۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کی بار امی میرے قریب سے غصے سے اٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے پتہ چل گیا ہے تم صرف اور صرف ڈرامے کر رہے ہو۔ میرے پاس تمہارے یہ ڈرامے برداشت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو اٹھ کر اپنی دکان پر جاؤ، کیونکہ میں زیادہ دیر تک دکان بند رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ابھی ویسے بھی تمہاری بہن کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، اس کے جہیز کے لیے بھی سامان تیار کرنا ہے اور بہت سی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا ہے۔ ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جس کے بھی پیسے ہیں اسے لوٹا دینا، اور خدا کا واسطہ ہے لوگوں سے امانتیں لینا چھوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے یہ رقم ضائع ہو جائے اور بعد میں تمہیں یہ سب بھرنا پڑے۔ دراصل امی یہی سمجھ رہی تھی کہ جتنے بھی پیسے تھے یہ سارے کسی نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائے۔ بے ساختہ ہی میرے منہ سے نکلا، امی یہ پیسے میرے ہی ہیں۔ اب کی بار امی کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ کہنے لگی، کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ سے یہ بات کہے۔ میں نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، امی یہ سارے پیسے میرے ہی ہیں، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ امی نے بے چینی سے میرے کندھوں کو پکڑا اور زور سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور انہیں کہا، جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اپنے دوست کے پاس پیسے جمع کرنا شروع کیے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی جلدی اتنے سارے پیسے جمع کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ امی نے بے ساختہ میرا ماتھا چوما اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے، ورنہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کتنا گھبرا گئی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تمہاری بہن کا جہیز ہی نہ تیار ہو سکا تو اس کے سسرال والے بارات لانے سے انکار کر دیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم نے صحیح وقت میں سب کچھ سنبھال لیا۔ امی وہ پیسے لے کر تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب میں نے ایک گہری سانس لی اور وہیں بیٹھ گیا، میرا ذہن تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ ایک بات کو تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں ایک عجیب و غریب مخلوق کے سائے تلے ہوں، اور میرے ساتھ جتنے بھی عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں یہ سب اسی مخلوق کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ جتنی جلدی اس مخلوق سے پیچھا چھڑا لوں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے، کہ یہ مخلوق غصے میں کسی کی بھی ساتھی نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ نقصان اسی کو پہنچاتی ہے جس سے یہ محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ کسی طرح میں اس چڑیل سے پیچھا چھڑوا لوں۔ اچانک ہی مجھے غیبی آواز سنائی دی کہ میں چڑیل نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ یہ آواز سن کر میں گڑبڑا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں اس طرح سے میرے ذہن کو پڑھ سکتی ہے۔ اب کی بار مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی کسی نے کہا کہ تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب میں جانتی ہوں، تم چاہ کر بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور جہاں تک حقیقت بتانے کی باری ہے تو جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی تب تک تم اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ ابھی میں یہاں سے جا رہی ہوں، بہت جلد تم سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ اچانک یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اب وہاں پر گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی کے ساتھ میری اداسی بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے جنات سے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا۔ مجھے ان کے وجود سے عجیب سی چڑ تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ چڑ کیوں ہے۔ بچپن میں بھی کئی بار جنات کے وجود کو دیکھا تھا اور کئی بار ان کو محسوس کیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں سے خوف محسوس ہونے لگا، اور میری کوشش یہی ہوتی کہ جب بھی کچھ ایسا محسوس کروں تو تیزی سے وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ یہ چیزیں جب ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں تو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت ان چیزوں کی وجہ سے ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں وہیں اسی حالت میں لیٹا رہا اور اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر کیسے میں اس سب سے جان چھڑوا سکوں۔ میرے ذہن میں کوئی بھی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ لیٹے لیٹے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اچانک ہی مجھے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ تیزی سے دیکھا تو وہاں پر میرا دوست تھا جو مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، سالے تو نے کون سے پیسے میرے پاس رکھوائے تھے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا ابھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اماں اس کے گھر پہنچ چکی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اماں سے جھوٹ بولا، دراصل وہ پیسے میں نے کسی سے ادھار لیے۔ میرا دوست میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اب تم مجھ سے بھی جھوٹ بول رہے؟ سچ سچ بتا، اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اتنا زیادہ ادھار دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک ہی سانس لی اور اس سے کہا
कि वो पैसे मुझे जिनजादी ने दिए। इतनी बात कही थी कि अचानक मेरा गला बंद हो गया। मैं चाहकर भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं अदा कर पा रहा था। बेचैनी थी जिसने मेरे पूरे वजूद में कब्जा कर लिया था, और फिर उसके साथ ही एकदम मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। मेरी सांस रुक कर चल रही थी, जबकि अपने कानों में मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी को मेरे बारे में बताने की? मैंने तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना। मैंने तुम्हें इशारा भी किया और तुम्हारी ज़ुबान भी बंद कर दी थी। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल क्या हुई? तुमने तो सारे राज ही उगल दिए। उसके साथ ही मेरे गले पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अचानक मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मुझे किसी ने आज़ाद कर दिया। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेरा दोस्त तेज़ी से मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि ये तुझे एकदम से क्या हो गया था? मैंने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं अब चाहकर भी इस हकीकत के बारे में नहीं बता सकता था। उसके पीछे मुझे काले रंग का साया नजर आया, जिसका चेहरा धुंधला था, जिसका पूरा जिस्म ही स्याह रंग का था। मुझे अंदाजा हो गया कि ये वही जिनजादी है। खौफ का एहसास मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गया। मैं नहीं जानता था कि ये जिनजादी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। मैं ये भी नहीं जानता था कि आखिर ये जिनजादी मुझसे चाहती क्या है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने इस जिनजादी की मदद की और बदले में उसने मेरे साथ ये सब कर रही थी। वो ऐसे में किसी भी सूरत मदद का नाम उसे नहीं दे सकता था। वो तो मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी और मुझे जिज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मुझसे ज़्यादा देर उसकी तरफ देखा नहीं गया। मैंने अपनी तेज़ी से नज़रें झुका ली। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है तेरे साथ अब कोई दूसरा ही मामला है। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि उसके साथ ही मेरे सीने में दोबारा से बोझ बढ़ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो जिनजादी चाहती है कि मैं किसी तरह अपने दोस्त को टालूं। लिहाजा मैंने अपने दोस्त को टालना शुरू कर दिया, लेकिन वो टलने का नाम ही नहीं ले रहा और मुझे कह रहा था कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुझ पर कोई जिनजादी आशिक हो गई है। मेरा एक दोस्त था, उसकी हालत भी तेरी तरह यूं ही ख़राब हो जाती और उसके साथ भी हमेशा यही सब कुछ होता। जब हम उससे परेशान होकर पूछते कि क्या तुझे कोई अनदेखा वजूद परेशान करता है, और फिर उसके साथ ही उसका सांस बंद होने लगता। मैंने खौफज़दा नज़रों से अपने दाएं जानिब देखा, क्योंकि अब वो जिनजादी वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी। मुझे अब सिर्फ उसकी लाल आंखें नज़र आ रही थी और उसकी आंखें मुझे अपने दिल में खुपती हुई महसूस हो रही थी। मेरे दिल में दहशत बढ़ती चली जा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं गायब हो जाऊँ या फिर उस जिनजादी को यहाँ से गायब कर दूँ, जिसकी वजह से अचानक मेरी ज़िंदगी इस कदर ख़राब हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। दूसरी तरफ अम्मा थी जो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। मेरा दोस्त जब तक मेरे पास बैठा रहा तब तक वो यही बात करता रहा कि मैं तुम्हें किसी अच्छे से आमिल के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज उससे करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हो। जबकि मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उसकी किसी भी बात का जवाब दूं, क्योंकि मुझ में मज़ीद दर्द सहने की सकत नहीं थी। तकरीबन मगरिब के वक्त वो यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि जो बोझ मेरे दिल पर था वो बोझ भी उतर गया था। मुझे वहाँ पर लेटे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे कानों में सरगोशी होने लगी। तुम्हारे दोस्त को मुझ पर शक हो गया है, इसी वजह से मुझे उसका काम तमाम करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। मैं उसे इस काम से मना करना चाहता था, लेकिन वो अचानक ही वहाँ से चली गई थी। मुझे अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने चारपाई से उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म की तकलीफ़ की वजह से दोबारा इस चारपाई पर गिर गया। अचानक ही मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ अब अम्मा को भी मुझसे किसी भी किस्म का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें मैं अच्छे खासे पैसे दे चुका था और मुझे अंदाज़ा था कि उन पैसों से ना सिर्फ वो मेरी बहन का जहेज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकती हैं, बल्कि इसके साथ वो उसकी शादी का सारा खर्चा भी उठा सकती हैं। इसीलिए मेरी माँ दोबारा से मुझे दुकान पर जाने के लिए नहीं कह रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ इस कदर मतलबी भी हो सकती है।
کہ وہ مجھے دوبارہ میری خیریت ہی نہیں پوچھیں گی۔ میری تکلیف بہت بڑھ گئی تھی۔ اچانک ہی میری ناک سے خون نکلنے لگا، پھر اس کے ساتھ ہی میرا سر چکرانے لگا۔ میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اگلی بار جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر سے میرے باہر رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں یکدم ہی پریشان ہو گیا۔ اب میری حالت قدرے بہتر تھی اور میں اٹھ سکتا تھا۔ جب میں اٹھ کر باہر گیا تو سامنے پڑے وجود کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا دوست مردہ حالت میں پڑا تھا۔ قریبی مختلف عورتیں کھڑی تھی جو اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے کی لاش کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں بے یقینی سے اپنے دوست کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جن ذاتی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اونچی آواز میں چلانے لگا، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ اب وہ تمام عورتیں حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اپنے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اچانک ہی میرے دوست کی ماں اٹھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرا گریبان پکڑ کر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی میری بات ٹال دیتا اور مجھے کہتا تھا کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، مگر میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کی جان لے لو گے۔ خالہ جان کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں انہیں کہنے لگا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو اس بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں، مگر خالہ جان میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی لاش تمہارے گھر کے سامنے سے ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تم سے ہی لینا دینا ہے، اور میں بہت جلد اس بارے میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بھائی اس کی لاش اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، جبکہ امی پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ اب میں کسی کو بھی شک میں مبتلا کر کے اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جن ذاتی حد سے زیادہ طاقتور ہے اور بہت زیادہ ظالم۔ میں اس سے دوبارہ پنگا لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں دوبارہ کبھی جن ذاتی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں، اور مجھے وہ جیسا کہے گی ویسا ہی کروں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے اپنوں کو نقصان پہنچے۔ ابھی میری زندگی میں بہت سی مشکلات آنے والی تھی جن کا میں نے سامنا کرنا تھا۔ وہ پوری رات ڈر کی وجہ سے میں سو ہی نہیں سکا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ جس سمت سے پکار کی آواز سنائی دے رہی تھی میں تیزی سے اس کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اب کسی طرح سے اس جن زادی سے بات کرنی تھی اور اسے سمجھانا تھا کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ کم از کم اس طرح سے میرے اپنوں کو تکلیف پہنچا کر میرے اپنوں کی جانیں لے کر میرے ساتھ ظلم مت کرو۔ چلتے چلتے میں چھت پر پہنچ گیا۔ مجھے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دی جس کے کالے بال اس وقت ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی میری طرف پشت تھی، میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اچانک ہی وہ میری طرف پلٹی۔ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو پھیلے تھے۔ وہ بہت ہی بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس کو اس قدر بے بس دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میرے دوست کی جان لے کر تم کیوں رو رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں نے تمہارے دوست کی جان نہیں لی، اس کی جان لینے والی کوئی اور لڑکی ہے۔ اس وقت مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس دن میں نے جن عورتوں کی مدد کی تھی ان عورتوں میں سے کچھ جن زادی ایسی تھی جو نیک تھی، جبکہ باقی ایسی تھی جو کہ ظالم تھی۔ مجھ پر ایک ظالم جن زادی عاشق تھی اور وہ یہ سارے کام کر رہی تھی، جبکہ اب جو جن زادی میرے سامنے کھڑی ہے یہ ایک نیک جن زادی تھی اور یہ میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سب سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ جب میں نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو وہ کہنے لگی کہ اس سب سے جان چھڑوانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ پھر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس دن مجھے تمہاری دکان پر نہیں آنا چاہیے تھا،
दरअसल हमने यूं ही तुम्हारे साथ शरारत करने के बारे में सोचा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि उसके ज़रिए तुम एक बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। ना सिर्फ वो जालिम तुम्हें हासिल करना चाहती है, बल्कि उसके साथ मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उसकी बात सुनकर अब की बार मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, खुदा का वास्ता है, अब इस तरह की बातें मेरे सामने मत करो। मैं पहले ही सबसे बहुत तंग आ गया हूँ। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरी उस जिनजादी से जान छुड़वा दो। मैं सारी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। मैं तुम्हारी कैसे उससे जान छुड़वाऊँ? वो मुझसे बहुत ताकतवर है। मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी और उससे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस दिन मेरे साथ ये शरारत ना करती तो ये जिनजाती भी मेरे पीछे न पड़ती। अब तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम इस सब से मेरा पीछा छुड़वाओ। वो एकदम ही खामोश हो गई और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगी, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इस दौरान उन्हें खुद को कहा वापस जाना है। मगर इस दौरान मैं तुम पर एक एहसान कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एहसान है जो तुम मुझ पर कर सकती हो। उसने मेरे हवाले एक तावीज़ किया और मुझे कहने लगी, तब तक तुम ये तावीज़ अपने गले में ही डाल कर रखो। मैं वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते बाद वापस लौट आऊँगी तो उसे तुम्हारी जान छुड़वा दूँगी। इस दौरान मैं कबीले के सरदार से भी बात करूँगी कि वो उस जिनजादी को अपने पास वापस बुला ले। मेरे पास उस जिनजादी की बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उससे वो तावीज़ ले लिया। थोड़ी देर बाद वो मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। वहाँ पर चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। मुझे वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी, अभी इसी वक्त तावीज़ अपने हाथों से गिरा दो। वो सरगोशी सुनकर मैंने वो तावीज़ मजबूती से पकड़ लिया और फिर तेज़ी से अपने गले में डाल लिया। अब मुझे उस जिनजादी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, तुम नहीं जानते मेरे साथ ये सारी हरकतें करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे नुकसान पहुंचा दो, मेरे अपनों को तकलीफ़ पहुंचाकर बुज़दिली का सबूत मत दो। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाती हुई वहाँ से गायब हो गई। अचानक ही मुझे नीचे से अपनी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, ये ऊपर कौन लड़की मौजूद है? अम्मा की बात सुनकर मैं बौखला गया। तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब कोई शक है तो आप यहाँ कर देख लें। अम्मी मेरे इस कदर बौखलाने पर और हैरान हो गई और कहने लगी, मैं तो यूं ही पूछ रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। हो सकता है कि मोहल्ले से आ रही हो। लेकिन मैंने भी तेज़ी से हाँ में सर हिला दिया और खामोशी से नीचे आ गया। एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो जिनजादी मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब वो सिर्फ मेरे पीछे ही आएगी। जबकि अपने लिए मैं ज़्यादा खौफजदा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये तावीज़ जब तक मेरे पास है तब तक वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर मैं नहीं जानता था कि वो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक है और मैं बहुत जल्द उसके जाल में फंस जाऊंगा। अगली दोपहर भी दुकान पर मैं नहीं गया। न जाने क्यों मेरा दिल अपनी दुकान से बुरी तरह से टूट गया था। मेरा तो वहाँ बैठने का भी दिल नहीं करता और ना ही दुकान की शक्ल देखने का मन चाहता। मेरा यही दिल चाहता कि उससे जितना दूर रहूं उतना ही बेहतर है, क्योंकि उस दुकान की वजह से मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। दोपहर 2 बजे का वक्त था। बाहर गहरी खामोशी फैली थी। अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, मैं अकेला ही मौजूद था। अचानक मुझे छत पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि तपती दोपहर में कौन बेवकूफ़ हो सकता है जो छत पर चहलकदमी कर रहा होगा। थोड़ी देर तक मैं वैसे ही लेटा रहा, लेकिन फिर बाद में मुझे बेचैनी होने लगी और तजस्सुस भी होने लगा। मैं उस जवान मर्द को देखना चाहता था। फिर उसी सिलसिले में तेज़ी से अपने कमरे से निकला और छत पर पहुंचा तो वहाँ पर मोहल्ले की एक लड़की खड़ी थी जो उस वक्त मुझे बहुत ही गुस्से से देख रही थी। और अपने आप को गुस्से से उसे देखता पाकर मैं भी परेशान हो गया और ख़ुद उससे पूछने लगा कि मैंने इस लड़की का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये इस तरह से घूर रही है।
लाख सोचने के बावजूद भी मेरे जहन में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब बढ़ी। इससे पहले कि वो तेजी से मेरे गले से तावीज़ निकालती, मैं एकदम पीछे हो गया। देखते ही देखते उसकी रंगत और फिर उसका जिस्म बदलने लगा। वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक औरत खड़ी थी। ये वही खौफनाक जिनज़ादी थी जो अब बेबसी से चिल्ला रही थी। मुझे कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे दूर रहो। मैंने उसे इंतहाई सख्त अल्फाज में कहा कि तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम एक बेरहम जिनज़ादी हो। तुम्हें किसी पर रहम नहीं आता और मैं तुम्हारे साथ रहकर मज़ीद कीमती जानों का नुकसान नहीं कर सकता। वो जल्दी से मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैं वादा करती हूँ अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम अभी भी तो देख रहे हो कि मैंने अभी तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उससे कहा कि मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक आदमजाद हूँ, जबकि तुम एक जिनज़ादी हो। हमारा कोई जोड़ नहीं। मैं मिट्टी से बनाया गया हूँ, जबकि तुम आग से बनाई गई हो। अगर मिलने की कोशिश की तो अंजाम सिर्फ तबाही होगा। मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गई और मुझे कहने लगी कि बहुत जल्द तुमसे इसका हिसाब लूँगी। उसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो गई। एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जब तक ये तावीज़ मेरे गले में पड़ा है तब तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बस उस तावीज़ की हिफाजत करनी थी। इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि किसी आमिल से राब्ता किया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ उस जिनज़ादी के सहारे नहीं रह सकता था। अब पता कि वो अगले हफ्ते आए या ना आए, इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था। यही सोचकर मैंने एक आमिल के बारे में पता लगाया। फिर अगली शाम उसके आस्थाने पर पहुंच गया। जैसे ही आस्थाने के अंदर दाखिल हुआ, मुझे लगा कि वो मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो थोड़ी देर के अंदर मुझे निकल जाएगा। मुझे उसकी नज़रों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अचानक ही उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कब से हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने बताया कि तकरीबन 1 हफ्ते से चल रहा है। अब मैं इस सब से बहुत तंग आ गया हूँ, लिहाजा मेरी मदद करो। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से कहा कि मैं किसी भी किस्म की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस उससे मेरा पीछा छुड़वाओ। मैं बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने मुझे कहा कि अपने गले में जो तावीज़ पड़ा है, सबसे पहले ये तावीज़ निकाल कर मुझे दो, क्योंकि वो जिनज़ादी तुम्हें बेवकूफ़ बना गई। दरअसल ये दोनों ही जिनज़ादियाँ तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं और बहुत जल्द तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और घबरा भी गया। मैं उससे पूछने लगा कि तुम्हें दूसरी जिनज़ादी के बारे में कैसे मालूम। वो मुस्कुराया और मुझे बोला कि तुम भूल गए हो कि मैं एक बहुत बड़ा आमिल हूँ। तुम्हें देखकर मुझे हर चीज़ के बारे में पता लग गया था। मैं उस आमिल से बहुत मुतासिर हुआ। फिर मैंने अपने गले से वो तावीज़ निकाल कर आमिल के हवाले कर दिया। जैसे ही मैंने ये सब किया, अचानक वो आमिल बेहोश हो गया, जबकि करीब ही एक खौफनाक जिनज़ादी आकर बैठ गई। उसने हाथ से वो तावीज़ उठाया। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम इंसान वाकई बहुत बेवकूफ़ होते हो। अभी भी तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं उस आमिल के वजूद के अंदर मौजूद थी। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खौफज़दा हो गया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। उसी वक्त मेरे दिल में शदीद दर्द उठने लगा। मैं खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा से बेहोश होकर गिर पड़ा। इस बार जब मुझे होश आया तो मैं घर के दरवाजे के सामने पड़ा था, मगर मुझे घर जाने की भी हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ घर के अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से ज़मीन पर गिर पड़ा। अचानक मुझे किसी के उल्टे कदम दिखाई दिए। नज़र उठाकर देखा तो वही खौफनाक औरत खड़ी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है।
उस जिनज़ादी को वापस आने में 1 हफ्ता बाकी है, जबकि इस 1 हफ्ते में तुम देखो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा सारा ख़ानदान छीन लूँगी और इसके साथ साथ तुमसे तुम्हारी खुशियाँ भी तमाम छीन लूँगी। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दुख रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उसकी मिन्नतें करने लगा कि खुदा के लिए ये सब कुछ मत करो, मगर वो फ़ौरन ही मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब उस खामोशी में सिर्फ और सिर्फ औरतों की रोती और चिल्लाती आवाज़ें थी। मैं हिम्मत करके उठा और घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। सहन के बीचों बीच मेरे भाई की मैयत पड़ी हुई थी, जबकि थोड़े ही फासले पर औरतें बैठी रो रही थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन अपने भाई की मैयत से थोड़े फासले पर दोबारा से लहरा कर गिरा। मेरी माँ तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, देखो तो तुम्हारे भाई को क्या हो गया है, ये उठ क्यों नहीं रहा? इसे बोलो कि उठे, अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करे, मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। अम्मी की बात सुनकर मैं खुद रोने लगा। मैं जानता था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं अम्मा को इस बारे में बताना चाहता था, मगर मेरी ज़ुबान हमेशा बंद हो जाती। अब तो मैं किसी आमिल से मदद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि इस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जिनज़ादी मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। भाई की मौत के बाद घर में वीरानी छा गई। हर तरफ सोग का समा था। अम्मा किसी से बात ही नहीं करती थी, बहन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और मेरा छोटा भाई बहुत डरा रहता। जबकि जब से ये 2 अमवात हुई थी तभी से लोग बहुत खौफज़दा हो गए, जहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के लोग भी हम हमारे घर आने से खौफ खाने लगे। मेरा कोई भी दोस्त मुझे देखता तो देखकर ही रास्ता तब्दील कर लेता। कुछ औरतों ने मेरे बारे में ये बातें मशहूर कर दी थी कि ये इंसान जादू करता है और इसे जादू की ही कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले इसने अपने जादू की वजह से अपने दोस्त को मरवा दिया और अब ये अपने भाई को भी मरवा चुका है। अब पता नहीं आगे किसकी बारी है। उनकी बातें सुनकर मैं ज़ख्मी नज़रों से उनकी तरफ देखता, मगर उनके चेहरे के तासुरात देखकर यूं लगता जैसे उनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर हो। उन औरतों की वजह से मैंने अब घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था, मगर मैं नहीं जानता था कि बाहर कमरे में जाने से भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है, बल्कि घर के अंदर भी ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। एक दिन मैं सहन में बैठा उसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से अपनी बहन के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अपनी बहन की चीख की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। तेज़ी से छत की तरफ गया, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ें वहीं से आ रही थी। जब सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बहन उस वक्त खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। मैं तेज़ी से भागता हुआ उसके पास गया। उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। उसकी ये हालत देखकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने उसे तेज़ी से उठाया और डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। जब उसका मुर्दा जिस्म उठाकर दोबारा से घर वापस आया तो अम्मा ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया और मुझे कहने लगी, खबरदार जो तुमने घर के अंदर एक कदम भी रखने की कोशिश की। अम्मा की बात सुनकर मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें कहा कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है। मगर अम्मा इस बार मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया और फिर मेरी बहन के वजूद को लेकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे कमरे के अंदर से अम्मी के बहन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त मुझे दोबारा से अपने करीब से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वही जिनज़ादी मौजूद थी। वो मुझे देखकर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत सी और भी चीज़ें बाकी हैं जो तुमने अपनी आंखों से देखनी है। मैं बेबसी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं उसके पाँव में गिरकर उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर वो मेरे काबू में ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे कहने लगी कि तुमने मुझे धुतकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें सारी उम्र इस गलती की सज़ा देती रहूँगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा और उससे कहने लगा कि तुमने मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दो, लेकिन कम से कम मेरे घर वालों को तकलीफ़ न पहुँचाओ। उसने मेरे दिल की तरफ इशारा किया और मुझे कहने लगे कि
مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا دل تمہارے گھر والوں میں ہی بستا ہے، اور اب میرا مقصد صرف اور صرف اس دل کو تکلیف پہنچانی ہے جس کے لیے مجھے تمہارے گھر والوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس دن ہمارے گھر سے ایک اور جنازہ نکلا تھا۔ محلے والے اب بہت پریشان ہو گئے۔ ایک عورت میرے گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم کسی عامل سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی اس نے بات مکمل کی ہی تھی کہ اس نے اپنی گردن پکڑ لی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن جن زادی کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ میں دوبارہ سے جن زادی کو اس کے سامنے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جن زادی نے اسے زور سے زمین پر پھینکا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے بھیجو، ورنہ اس کا بھی وہی حال کروں گی جو تمہارے باقی گھر والوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ عورت اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ تیزی سے میرے گھر سے بھاگی، اور پھر اس کے بعد یہ خبر پورے محلے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ میرے گھر میں جنات موجود ہیں۔ اب ہر کوئی دور سے ہمیں دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنا بھی چھوڑ دیا۔ اماں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ ایک دن میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ اگر تم اسی طرح سے چپ رہو گے تو مجھے بھی کھو دو گے۔ اماں کی بات سن کر میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے اگر میں نے آپ کو ابھی اس بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا اس نے میرے باقی عزیزوں کے ساتھ کیا ہے، جبکہ میں اپنی نظروں کے سامنے آپ کو اپنی وجہ سے نہیں کھونا چاہتا۔ مگر میں ضد کرنے لگی۔ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اس جن زادی کے بارے میں بتا دیا۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کر کے فارغ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ ان سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ ایک چیز میں نے اچھی طرح سے نوٹ کی تھی کہ وہ جن زادی کسی کی بھی جان لیتی ہے تو وہ اس کا گلا گھونٹتی ہے۔ میں تیزی سے امی کی طرف بڑھا اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ امی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ کسی طرح سے اس جن زادی سے پیچھا چھڑواؤ، ورنہ یہ تمہیں بھی مار دے گی، اور میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ اپنی موت کے وقت بھی امی کو میری فکر تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اماں کی حالت بھی بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا وجود میرے ہاتھوں میں ساکت ہو گیا۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی جان سے عزیز ہستی کو بھی کھو دیا تھا۔ اب نہ جانے مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میرے بھائی کی بھی موت ہو گئی۔ بھائی کی موت کے بعد اب میں اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میرا کوئی بھی خونی رشتہ باقی نہیں بچا تھا۔ ہر وقت ہی کمرے میں بیٹھا روتا رہتا، لیکن میرا یہ رونا جلد ہی ڈر میں تبدیل ہو گیا جب وہ جن زادی مجھے نظر آنے لگی۔ اب اس کا اگلا ہدف میں تھا اور وہ مجھے اس دنیا سے مٹانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ پر ایک عمل کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ اپنے ایک مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ہر روز وہ میرے جسم سے میرا خون چوستی۔ میں دن بدن بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب اس کے عمل کا آخری دن تھا تو وہ میرے پاس آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، دیکھو تو تم نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کی جان لینے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، یک دم ہی وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نیک جن زادی جو مجھے ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی دوبارہ سے میرے پاس آئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک ہفتے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے قبیلے کے سردار سے بات کر لی ہے اور انہوں نے ہی اس بری جن زادی کو واپس بلا لیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس سے کہا کہ میری زندگی سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی میرے سامنے لوٹ کر مت آنا۔ تم نے مجھے بہت اذیت دی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے سب پیاروں کو کھویا ہے۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، دوبارہ مجھے کبھی دکھائی نہیں دی۔ پھر اس کے بعد نہ ہی میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔